हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। तो आप सबको पता ही है कि जीडी का पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है और इजी ही पेपर आ रहे हैं। लेवल बहुत इजी है और जिन्होंने भी पढ़ाई करी होगी और हिंदी की वीडियोस देखी होंगी उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है क्लास में, जो हमने प्रैक्टिस करी है, वही पेपर में पूछा जा रहा है। तो आज हम जो अभी तक के पेपर हो चुके हैं, जीडी के जितने पेपर हो चुके हैं, उसके बेस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस बार, या फिर पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि जो पूछे गए हैं वो दोबारा से तो बार बार तो रिपीट होंगे नहीं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं प्रैक्टिस के लिए। पेपर से पहले हम पेपर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। यानी अमल शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है हमको। इमली, अंगूर, अमरूद या पपीता। हम क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन का टाइम ख़त्म हो चुका है। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है तो प्लेलिस्ट से जाके हिंदी की वीडियोस को देख सकते हैं। अम्ल किसका पर्यायवाची होगा? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इमली। इमली सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है विराट। विराट का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो विशाल, लाभ, आश्रित या भविष्यकाल। इसमें से क्या लग रहा है आपको? आसान प्रश्न है ये तो। विराट का क्या हो जाएगा? विशाल। विशाल को ही तो बोलते हैं विराट। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। आया। आया किसको बोलते हैं? देखो, जो हमारे फैमिली में जैसे हम काम नहीं कर पाते हैं तो हम किसी को रखते हैं काम पे, तो उनको क्या बोलते हैं? आया। तो आय, उपाय, तिथि या धानी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? धानी हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्वर और व्यंजन की क्लास हमने बहुत अच्छे से करी थी, तो जिन्होंने क्लास करी थी वो अच्छे से आंसर दे देंगे। अगर किसी को डाउट है तो प्लेलिस्ट से जाके वीडियो ज़रूर देख लो, छोटी सी वीडियो है। ठीक है, इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन देखे थे हमने, कितने होते हैं टोटल? 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा छ। चा, छा, जा, झा, है ना? चा वर्ग का है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम, देखो से आ रहा है, यानी तत्सम शब्द वो होते हैं, वो संस्कृत के शब्द होते हैं जो आज भी संस्कृत में ही संस्कृत की तरह ही उनका प्रयोग करा जाता है, और जो हम उनमें रूप परिवर्तन कर देते हैं उसको तद्भव बोलते हैं। तो हमको बताना क्या है? तत्सम। तो तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र। अगर मैं बोलूँ इसका तद्भव रूप हमने क्या कर दिया है, तो आम। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आम। तो आम इसका तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये चार लिख रहे हैं, अनली, अंजलि, अंजलि, अली। यानी कि बेसिकली हमें बताना है अंजलि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन से सही होगा? दूसरा सही होगा। अच्छा, ये प्रश्न आया था पैट में, यूपी पैट में। अली किसको बोलते हैं? अली कमेंट करके बताना, अली किसको बोलते हैं। अगला है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? को महर्षि में यहाँ पे रह भी आएगा, एक रह आएगा यहाँ पे। महर्षि में कौन सी संधि है ये बताना है। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। संधि हमने बहुत ही डिटेल में करा हुआ है और बहुत ही जल्दी टाइम में करा हुआ है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, आपको ट्रिक के थ्रू समझाया गया है, एक भी संधि उससे बाहर नहीं आने वाली है। तो आप देख लेना, जिसने नहीं देखी हो तो इसमें कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये बात करने का अब टाइम नहीं है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? बताना है कौन सा समास है। द्विगु, द्वितीय, कर्मधारय या बहुव्रीहि। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि क्या कहते हैं, समास तो हमारे उसमें दिया ही नहीं हुआ है सिलेबस में, बट ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस में जो जो चीज़ लिखी गई है बस वही पूछ सकते हैं।
हिंदी में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप वहाँ जाके ये नहीं बोल सकते आपने ऐसा क्यों पूछ लिया हमसे, ये क्यों पूछ लिया, क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। स्कूल में भी हमसे आउट ऑफ द सिलेबस जबकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये हम तो फिर भी कंपटीशन में है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि नहीं, कर्मधारय नहीं, द्विगु नहीं, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? द्वंद्व, द्वंद्व समास होगा। तो कोई कोई आपको प्रश्न ऐसा भी दे सकते हैं जिनका वो उत्तर नहीं देंगे, तो उसके उत्तर सबको मिलते हैं नंबर। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, या फिर मोल भाव करना। बोलते हैं ना भैया प्लीज़ सही सही दाम लगा लो, है ना। और लड़कियों का तो होता ही है, मतलब उनको तो अच्छी भी नहीं लगेगी तब तक ड्रेस जब तक ये बोल ना दें। तो दाम लगाने का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी कि हमको फिल इन द ब्लैंक करना है। ताजमहल एक डैश अद्भुत नमूना है। शिल्पकला, स्थापत्य कला, चित्रकला या फिर मूर्तिकला। तो क्या आना चाहिए? शिल्पकला। अगला है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुखावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। देखो जैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तुलना हो रही है। क्या हो रही है? तुलना। और तुलना कौन से अलंकार में होती है? उपमा अलंकार में होती है। ऐसे पहचानते हैं, एक सेकंड में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यानी बताना है हमको कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? यानी 3 इसमें शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है, तो हमें अशुद्ध का पता लगाना है। श्याम, सम्मान, सुसमृद्ध या स्थिविर। देखो श्याम तो सही लिखा हुआ है, सम्मान भी सही लिखा हुआ है, स्थिविर और सुसमृद्ध तो क्या गलत लिखा हुआ है? स्थिविर गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। तो अधिरथ का मतलब क्या होता है? रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष या फिर चौकीदार। अधिरथ किसको कहा जाता है? यानी अधिरथ का मतलब क्या होता है? तो किसको कहा जाता है? रथ हाँकने वाला। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य चुनिए। यानी इन चारों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है वो चुनना है। माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है। माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। धाय का मतलब हमने अभी देखा था, जो हमारी हेल्प करते हैं घर के काम में। माँ बच्चों को दूध धाय से पी रही है। माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही क्या हो जाएगा? माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का विलोम है? यानी असुर जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है? देवता, सुर, बैल या फिर मानव। असुर किसको बोलते हैं? असुर बोलते हैं दानव। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? देवता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है? यानी भेद के और भी जो अर्थ होते हैं इनमें से 3 वो हैं और एक ऐसा है जो उनसे अलग है, तो वो क्या होगा? फुट, रहस्य, छेदन या फिर दर। ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, क्या होने वाला है मैं देखना चाहती हूँ। अपने हाथों को कष्ट देना। वर्डन माँ तथा ण का उच्चारण स्थान है, यानी कि अच्छा वर्ड अलग है, ये ना है, ठीक है, न, म और ण, इसका उच्चारण स्थान बताना है क्या है। यानी जब हम इसको बोलते हैं तो कहाँ पे हमारा जो दबाव पड़ता है। तो कंठ यानी गला, तालु, ओष्ठ यानी होठ या नासिका। तो क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा।
अब इसको याद कैसे रखते हैं, जो पांचवें वर्ग के मतलब जो पांचवें अक्षर होते हैं ना हर वर्ग के, जैसे का खा गा घा ण चा छा जा झा न, तो जो पांचवें होते हैं ना हर वर्ग के, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पंख, पंछी, पंक्ति या फिर पक्षी। हम बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं कि लिंग का पता कैसे लगाते हैं। लिंग का पता लगाने के लिए हमें सिंपल वाक्य बना के देख लेना है, ठीक है। पंख कट गए, पंछी उड़ गए, पंक्ति मतलब बोलते हैं ना पंक्ति में बैठो, लेकिन जो पक्षी होता है ये क्या होता है, स्त्रीलिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक डैश माना जाता है? कवि, साहित्यकार, नाटककार या फिर कथाकार। तो क्या माना जाता है इनको? साहित्यकार। अगला प्रश्न है, बादलों के समूह को क्या कहते हैं? बादलों के समूह को क्या कहते हैं? राशि, गुच्छा, घटा या फिर अंबार। तो क्या बोलते हैं? घटा। जब बहुत सारे बादल एक साथ दिखते हैं तो हम क्या कहते हैं? आज तो घटा हो रही है। अगला है, नपा तुला खर्च करने वाला, यानी कि वेस्ट नहीं करने वाला, बिल्कुल नाप तोल के खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं? कृपण, मितभाषी, मितव्ययी या फिर कंजूस। तो क्या बोलते हैं? मितव्ययी। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास ना करने वाला। और आस्तिक क्या हो जाता है? जो ईश्वर पर विश्वास करता है। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है वो बताना है। तो किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम हमने देखा था जो संस्कृत के होते हैं और संस्कृत के रूप में ही प्रयोग होते हैं। तद्भव जो हम रूप परिवर्तन कर लेते हैं। तो क्या होगा? बांध। अगला प्रश्न है, उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो उद्गम में क्या लगा हुआ है? उद लगा हुआ है। तो आज हमारे 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेते आएँ और एनालाइज देखते रहो। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से रखो, ठीक है। थैंक यू।